एक मज़े की बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बोर्ड पर जितनी बातें लिखी गई है मैं इसको पढ़ा चुका, पर पता ही नहीं चला कि वीडियो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिसकी वजह से मैंने इसको पूरा पढ़ा दिया और एक मेरे को कॉल आया जिसकी वजह से मैं बात करने लगा। तब मैं जाके कैमरे के जाकर देख रहा हूँ डिस्प्ले पर, तो भाई तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो भाई अब इतना फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने फिर से वहीं से शुरू कर दिया, तो ठीक रहेगा। इसको हम फिर समझ लेते हैं कि आज जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी की है, और ये इसके पहले भी मैंने एक बेसिक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं, आप इसको देख लेंगे। तो ये लेक्चर 2 है, आप इसको याद रखेंगे, हम लेक्चर 2 से याद रखेंगे। उसमें मैंने लेक्चर 1 लिखा हुआ होगा, तो ये लेक्चर 2 है, आप इसको याद रखेंगे। तब ब्रह्मांड के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो आप जान लीजिए। आपको जो भी आकाश में दिखाई देता है, ये हमारा पृथ्वी सहित आकाश में जितने भी तारे दिखाई देते हैं, पुच्छल तारे दिखाई देते हैं, उपग्रह दिखाई देते हैं, क्षुद्र ग्रह, आप जो भी जानते हैं इस खगोल के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ आप जानते हैं वह सभी के सभी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। एक छोटा से छोटा कण से लेकर एक बहुत से बहुत आकाश गंगा तक, ठीक है ना, ये सभी ब्रह्मांड के एक छोटे अंश के रूप में है। ठीक है, आप यूं मान ले कि ब्रह्मांड अगर पृथ्वी है तो यहाँ से निकला हुआ एक छोटा सा कण, बालू के समान एक छोटा सा कण हमारा ये पृथ्वी है। ठीक है ना, तो आप ये अंदाजा लगा लें कि ये बहुत एक विशाल है। ठीक है ना, बहुत विशाल है। तो इसके बारे में बस इतना ही आपको जानना है। अब बात आती है कि क्या चीज़ है जो हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात आती है, पहला बात आता है अवधारणा के बारे में। ठीक है ना, जब पहली बार ब्रह्मांड को पढ़ा जा रहा था, ब्रह्मांड के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा था, ब्रह्मांड के लिए कुछ चीज़ें लिखी जा रही थी, तो उस समय सर्वप्रथम टॉलमी ने अपना एक विचार प्रस्तुत किया। ठीक है ना, खगोल शास्त्र के बारे में टॉलमी ने एक विचार प्रस्तुत किया। इस ब्रह्मांड के बारे में टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी को इन्होंने केंद्र माना था। सर्वप्रथम इन्होंने पृथ्वी को केंद्र माना, मतलब ये बताया कि पृथ्वी सेंटर पे है। यूँ मान ले कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी सेंटर पे है और सूर्य सहित सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, मतलब ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी केंद्र पे है, पृथ्वी केंद्र में है, और ब्रह्मांड में अन्य तारे, ठीक है ना, और ग्रह, ये सारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो कि आज हम जानते हैं, बच्चा भी जानता है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता है। तो ठीक है, जब इनको जितनी जानकारी थी उसके बारे में उन्होंने बताया, अच्छी बात है, शुरुआत यहीं से होती है। टॉलमी ने यही कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी को ही सभी चक्कर लगाते हैं, सभी उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने इनकी बातों का खंडन किया। कोपरनिकस ने और भी शोध इस पे किया, तब जाकर उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य की चक्कर सभी ग्रह उपग्रह लगाते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि सूर्य की जो सूर्य की जो है चक्कर परिक्रमा ग्रह और उपग्रह लगाते हैं, तो सही बात है। सूर्य के अधीन जितने भी आठ ग्रह हैं, और एक प्लूटो भी था जो कि 9वां ग्रह था, बढ़ा के उसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो वो सभी सहित क्षुद्र ग्रह भी किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन अब बात इन्होंने ये भी कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो केंद्र का मतलब होता है कि एक पूरे गोले का सबसे ये वाला हिस्सा जहाँ चारों तरफ से सभी ओरी से इसका दूरी सेम हो। तो ये बात गलत है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ठीक है ना, सूर्य जिस आकाश गंगा का हिस्सा है वह वैसा आकाशगंगा इस पूरे ब्रह्मांड में कई सारे हैं, अनंत हैं, और ये किसी एक छोर पर पड़ा हुआ हमारा मिल्की वे है, आकाशगंगा है। ठीक, दुग्ध मेखला जिसको नाम से जानते हैं, ये किसी एक कोने में है। तो बात आती है कि हाँ, हद तक ठीक है कि कोपरनिकस ने ये कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, लेकिन ये बात गलत है कि सूर्य केंद्र में है। ठीक है ना, और इसकी परिक्रमा जो है ग्रह करते हैं, उपग्रह करते हैं, ये बात सही है। ठीक है ना, तो इन्होंने यही बताया कि
अगर इन्होंने बुक में जो लिखा, इनकी बातें जो लिखी गई है वो ये है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा ग्रह करते हैं। ठीक, तो इन्होंने कुछ हद तक ठीक लिखा। तो यहाँ से जब ठीक लिखा तो बात आती है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक तब किसे कहा जाएगा। ठीक है ना, आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता किसे कहा जाएगा, तो ये है कोपरनिकस। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहली बार जो सबसे प्रामाणिक बात कही वह कोपरनिकस ने कही कि हाँ सूर्य केंद्र में है और इसकी परिक्रमा ग्रह करते हैं। तो बात आएगी दो चीज, ठीक है ना, कि टॉलमी का क्या विचार था। तो ये आपको पता होना चाहिए। टॉलमी ने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी इसकी चक्कर काटते हैं, परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस ने यह कहा था सूर्य केंद्र में है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, और कोपरनिकस को ही खगोल शास्त्र का पिता माना जाता है। इसके बाद यहाँ तक तो ठीक है ब्रह्मांड के बारे में। एक नाम आता है केपलर का। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया था, ग्रह कैसे गति करते हैं। ठीक है ना, ग्रह की गति के कौन कौन से नियम हैं, ठीक है ना, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका मात्रा निकाला जाता है, परिणाम निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें केपलर ने बताया था। जब हम साइंस पढ़ेंगे तो ग्रहों के गति के नियम में जरूर पढ़ेंगे। तो दो चीज़ पढ़ेंगे, केपलर और डॉपलर प्रभाव। ठीक है ना, इसको हम कोशिश करेंगे कि आज से एक दो वीडियोज़ इसकी एक लेकर आ जाए। ठीक है, तो इसको स्पष्ट समझ में आने लगेगा। फिर हर्शेल ने एक अपना वक्तव्य जारी किया, एक व्याख्या किया कि, ठीक है ना, हर्शेल ने ये बताया था 1805 में, हर्शेल ने ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य ग्रह, ये जितने भी हैं पृथ्वी सूर्य ग्रह, ये सभी पूरी आकाश गंगा के, माने हमारी आकाश गंगा के, ये क्या है, एक सिर्फ अंश मात्र है। अंश मतलब समझ रहे हैं, छोटी सी पार्ट है। ठीक, जो कि ये बताया था 1805 ईस्वी में। इसके बाद से बात आती है एडविन हब्बल ने। ठीक है ना, एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड जो है, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे, एडविन हब्बल ने बताया था, ये शायद 1920 की बात है, हाँ ठीक है 1920 की बात है। तो 1920 में एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड वह अभी भी विस्तार कर रहा है, मतलब फैल रहा है। ठीक है ना, फैलने का तात्पर्य, अगर हम ये कहते हैं कि पानी में अगर तेल डाल दिया जाए, तेल की एक छोटी सी बूंद डाल दिया जाए, जिस तरह वो फैलता है, उसी तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस समय हुई है, तो उस समय से लेकर अब तक ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है। ठीक है, और जहाँ तक फैलाव की बात है, तो इसके संदर्भ में कई सारी जो है भूगोलवेत्ताओं ने भी, खगोल शास्त्रों ने भी इसकी जो है मतलब सराहना की है, या कहें कि हाँ सभी ने अपना मत दिया कि हाँ बात ये सही है। ठीक है ना, फिर आगे जो शोध हो उसकी बात अलग है। तो अब बात आती है कि खगोल शास्त्र में ब्रह्मांड पे कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित है, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है ना, तो बात करते हैं उत्पत्ति की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे ब्रह्मांड बना है। तो इसके संदर्भ में सबसे एक बड़ी बात आती है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है ना, जो प्रामाणिक भी है और अभी भी ये इसी पे आधारित सभी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सबसे प्रामाणिक यही माना जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में बताया था सर्वप्रथम जॉर्ज लेमात्रे। ठीक है ना, जॉर्ज लेमात्रे, इसको विस्तारित सिद्धांत भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। तो जॉर्ज लेमात्रे ने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी को बताया था, और चूंकि जॉर्ज लेमात्रे पूरी इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, तो उसके बाद जो है रॉबर्ट वेगर ने 1967 ईस्वी में, याद रखेंगे, रॉबर्ट वेगर ने 1967 में बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में इन्होंने ये बताया था कि इसकी बहुत सारी पॉइंट है, तो आप उसको, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से कोई भी पॉइंट ना छूटे, और जैसे कि आपको अगर मेंस लिखना हो तो क्या लिखें, तो उसके बारे में मैं कुछ बुक की सहारा लेकर आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है ना,
13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और बिग बैंग थ्योरी जो है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव क्या है, ठीक इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अब उत्पत्ति कैसे हुई थी तो इसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड में पहले गैसों का क्या था, फैलाव पड़ा हुआ था, ठीक है ना, फैलाव पड़ा था। और इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो ब्रह्मांड है पहले एक भारी पदार्थ निर्मित हुआ करता था, एक गोलाकार था, एक बहुत बड़ा पदार्थ था, ठीक है ना, बहुत बड़ा पदार्थ था। अब बहुत बड़ा पदार्थ मतलब ब्रह्मांड में, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो वह छोटा ही था, ठीक है ना, मान लीजिए वो छोटा ही था। तो इसका ये था कि इसका, ठीक है ना, इसका आयतन सूक्ष्म था। आयतन सूक्ष्म मतलब आयतन कम था, ठीक है ना, लेकिन इसकी घनत्व इतनी अधिक थी, और इतनी अधिक मतलब इसके संदर्भ में अनंत कहा गया है, क्योंकि आज तक तो पता ही नहीं चल पाया है कि कितना है? तो ये कह सकते हैं कि इसकी आयतन कम थी लेकिन इसका घनत्व इतना अधिक था कि जिसकी अभी मतलब कोई कल्पना ही नहीं की गई है। इसके लिए लिखा गया है कि इसका घनत्व जो है अनंत है। क्या है? इसकी घनत्व अनंत है। तो एक समय के बाद ये एक विस्फोट हुआ, ठीक है ना, वही कह सकते हैं 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें एक भयानक विस्फोट होता है, और उसी विस्फोट के फलस्वरूप जितने भी दिखाई दे रहे हैं इस ब्रह्मांड में, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वह सभी उसी विस्फोट के नतीजे हैं। एक छोटा से छोटा कण पृथ्वी बन गया, एक छोटा से छोटा कण जो है पृथ्वी हालांकि नहीं बना था, ठीक है ना, तो ये छोटा सा छोटा कण जो है, जो आप यूँ समझ ले कि तारे बनते गए। तो इन्हीं के संदर्भ में ये कहा गया कि विस्फोट के बाद ये अनेक पिंड के रूप में अंतरिक्ष में बिखर गए हैं और आज भी गतिशील अवस्था में है। अर्थात ये चीज़ है कि उससे निकलकर, जैसे कि आप देखते हैं कोई फिल्मों में भी देखते हैं, जब बम से फूटता है तो उसके पास जो भी चीज़ें रहती हैं उसके आसपास वो सभी बिखर जाती हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ग्रेविटी है तो इस वजह से है वो सारी चीज़ें ऊपर उठती हैं और फिर धरती पे गिर पड़ती हैं और अपना अस्थायी रूप धारण कर सकती हैं। चूंकि अंतरिक्ष में तो कोई गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसके वजह से क्या है, वो गतिशील अवस्था में, जो भी विस्फोट हुआ है उसके बाद से वो सभी एक तरह से गतिशील अवस्था में अभी तक है। तो उन्होंने यही बात बताया था, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि अंतरिक्ष में भी मतलब वो क्या हुए, बिखर गए और अभी भी गतिशील अवस्था में है, और इसके साथ ही समय, स्थान और वस्तु की व्युत्पत्ति हुई है। इन्होंने ये बताया कि आज के समय में जो अभी चल रहा है ये समय, स्थान और वस्तु ये सभी उसी की देन है, ठीक है ना। अब इसके बाद से बताते हैं कि इसके कुछ वर्षों बाद, कुछ अरब वर्षों बाद, मतलब जब उत्पत्ति हुई थी 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की, तो इसके बाद से दो गैस आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना। क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की उत्पत्ति होती है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही आपको पता होगा कि हाइड्रोजन हीलियम ये जब संकुचित होते हैं, हालांकि गैस सब भरे पड़े थे, ठीक है ना, तो ये जब संकुचित होते गए, मतलब आपस में ऐसे कंजस्टेड, मतलब उसको बोल सकते हैं ना, ये बिखरे हुए थे और बाद में अब ये नज़दीक आने लगे, संकुचित होने लगे, ठीक है ना। तो जब ये संकुचित होने लगे तभी तारों का निर्माण होता है, और तारों का निर्माण अभी भी चलता रहा है, जिसमें इन्हीं में कई तारे पुराने हो चुके हैं, कई तारे नए हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में भी मैं आपको ठीक इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से तारे अभी नए हैं जो हमारे सौरमंडल में दिखाई देते हैं, ठीक है ना, उसकी पहचान क्या है, उसकी उम्र क्या है, मैं आपको इसके बाद वाले में बताऊंगा, ठीक। तो अभी भी क्या है, तारे बन रहे हैं, और यही हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से तारे अभी भी बनते रहे हैं, ठीक है ना, संकुचित हो रहे हैं, बनते रहे, कुछ पुराने हो रहे, खत्म भी हो रहे हैं, ठीक है ना। इनकी भी सबकी एक आयु होती है। जिस तरह से सिलेंडर में भरा हुआ हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस मतलब यूँ कहा जाए कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होता है ना, तो जिस तरह 12 kg और 14 kg का गैस होता है, एक समय के बाद वो भी खत्म हो जाता है गैस,
ठीक उसी प्रकार से जितने भी तारे बने हुए हैं वो भी एक इनकी आयु सीमा होती है। कुछ का 4 अरब, किसी का 2 अरब, किसी का 10 अरब, ऐसे कर करके सबके मतलब कुछ कुछ है, ठीक है ना, मतलब कुछ उनकी आयु है करोड़ वर्षों में। तो ये सारी चीज़ें खत्म होती रहती हैं, तो इनकी चर्चा फिर अभी छोड़ते हैं फिलहाल में। तो इन्होंने यही बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस संकुचित अभी भी हो रहा है, और संकुचित हुए उन्हीं से तारे बने, और तारे बने, तारे के बाद से शुरू हुआ हमारे ग्रहों का बनना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया। और बिग बैंग थ्योरी के पश्चात लगभग बता रहे हैं कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ है। हमारे सौरमंडल का जो विकास है, ठीक है ना, इन्होंने बताया कि सौरमंडल का विकास, ठीक है ना, आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 4.5 अरब वर्ष पूर्व किसकी देन की वजह से हुआ है, तो बिग बैंग, ठीक है ना, इसी बिग बैंग सिद्धांत की वजह से हुआ है, बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुआ है, ठीक है ना। आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, और आपको ये भी चीज़ होना चाहिए कि इसी सौरमंडल में इन्हीं समयों में ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण भी हुआ है, ग्रह और उपग्रह, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये इतनी विस्तृत चैप्टर है कि इसके बारे में हम जितना बोल देंगे वह कम है, ठीक है ना, ये इतनी बड़ी है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी को भी कोशिश करेंगे किसी एक विशेष का क्लास में आपको समझा दें। चलिए अब बात आती है, ये तो पहला हो गया, कुल टोटल 4 सिद्धांत हैं। कुल टोटल कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं, उसमें से पहला और सबसे प्रमुख सिद्धांत होता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा है जो कि ये बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमात्रे और रॉबर्ट वेगर ने बताया था, ठीक है ना। तो उसी तरह होयल ने एक संकल्पना प्रस्तुत की थी, स्थिर अवस्था संकल्पना। स्थिर अवस्था संकल्पना में इन्होंने बताया था कि आज जो ब्रह्मांड है वह लगातार विस्तार कर रहा है। लगातार विस्तार करने का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, एडविन हब्बल ने बताया था 1920 में, वही चीज़ होयल ने भी बताया था कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो है जब से हुआ है तब से अभी भी लगातार ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी बातें जहाँ तक है प्रमाणिक है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, नए नए आकाशगंगा अभी भी बन रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी जिस तरह से पहले से सभी चीज़ें बन के हमारा ये पृथ्वी बना, सूर्य बना, ये सब ऐसे ऐसे अभी भी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हालांकि इनके काट के लिए अभी तक कोई दूसरा शोध नहीं हुआ है, तो यूँ मान के चलते हैं कि भाई ये भी सही बोले हैं, होयल ने भी सही बोला है कि स्थिर अवस्था का सिद्धांत अभी भी चल रहा है। तो एडविन हबल ने भी वही बताया था, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो क्या मतलब क्या चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो बिग बैंग थ्योरी। आप इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो पढ़ना होगा इस चैप्टर में आप लोग जरूर पढ़ेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। ये सबसे प्रमाणिक ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद से हम बात करेंगे निहारिका और आकाशगंगा के बारे में, ठीक है ना। इसके अगले चैप्टर में अगले लेक्चर 3 में आप बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे आकाशगंगा और निहारिकाओं के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।